गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड के टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये है हमारे पास हिंदी, और हिंदी में हमारे पास जो यूनिट है ना, हिंदी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हिंदी को स्टार्ट करते हैं आपका वर्णमाला से, है ना। और वर्णमाला अगर देखें तो वर्णों का सुव्यवस्थित अध्ययन है। समझ रहे हो, वर्णों का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब ये नहीं है कि आप कहां से स्टार्ट कर दो, आपका नीचे से स्टार्ट कर दो पढ़ना। जैसे मैं कल पूछ रहा था किसी बच्चे से कि भाई वर्णमाला बोलो, तो क ख ग घ से स्टार्ट हो गई। नहीं, मैंने कहा यहाँ पे क्या है, आपका सीरियल याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास क्रमिक जो आपका क्या है, उसका विकास है, उसको डेवलप करना है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, वर्णमाला को जब मैं डिस्कस करता हूँ तो वर्णमाला के डिस्क्रिप्शन में हमारे पास सबसे पहले, मैं जो इस पोडियम पे खड़ा हूं तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, यहाँ से क्या निकल रही है? साउंड निकल रही है, ध्वनि निकल रही है। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, यानी भाषा की बात करते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहाँ पर ध्वनि है। ये ध्वनि जब निकल रही है, ये साउंड जब निकल रही है, तभी तो तुम मुझे समझ पा रहे हो। अभी जो साउंड निकली, इस साउंड के निकलने के साथ आपका कई सारे अल्फाबेट्स निकलते हैं मुंह से, और इन्हीं अल्फाबेटों से फिर आपका सेंटेंस बनते हैं, यानी शब्द बनते हैं, और उन्हीं शब्दों से फिर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं, यानी सेंटेंसेस बनते हैं। तो अब ओवरऑल अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वर्णमाला की डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहले हम जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारे पास ध्वनि है, साउंड है। और इस ध्वनि साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो ये मैं बोल रहा हूं तुमसे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कुछ सिंबल्स चाहिए, मेरे को कुछ अक्षर चाहिए, मेरे को कुछ अल्फाबेट चाहिए, कुछ चिन्ह चाहिए। इन्हीं चिन्ह को हम क्या कहते हैं? आपका अक्षर कहते हैं। और ये अक्षर आपके क्या है? हमारे पास अ आ इ उ ऊ, पूरी वर्णमाला बराखड़ी जिसको आप कहते हो, ये पूरी निकल के आती है। ये हमारा क्या है? ये वो अक्षर हैं, ये वो सिंबल हैं, ये वो साइंस हैं जिनके बेस पे मेरी ध्वनि निकल रही है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर क्या नहीं होता, यहाँ पे ये अल्फाबेट्स नहीं होते, तो क्या मेरी भाषा बन पाती? नहीं बन पाती, है ना। जैसे एक बच्चा रोता है, वो अपनी माँ से दूध मांगता है ना, उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो बोल पाता है? कुछ नहीं बोल पाता है। तो हमारी कंडीशन भी ऐसी होती कुछ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो ध्वनि है, और इस ध्वनि को व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वर्ण, अक्षर, अल्फाबेट्स, सिंबल्स, और ये सिंबल्स आपका ये है। अब यहां से आते हैं कहां पे? वर्णमाला पे। ठीक है भाई, हमने कहा कि वर्णमाला को बनाने के लिए क्या चाहिए था? अक्षर चाहिए थे। लेकिन अक्षर क्या जैसे मन किया वैसे स्टार्ट करोगे? नहीं स्टार्ट करोगे वैसे। अक्षरों का सुव्यवस्थित अध्ययन, ठीक है, वर्णों का सुव्यवस्थित अध्ययन आपका क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। यानी अक्षर को अगर आप क्या करते हो? सुव्यवस्थित क्रम में, जैसे कि जो हमारे पास वर्ण विज्ञानी रहे होंगे जिन्होंने वर्णमाला को डेवलप किया, उन्होंने एक सीरीज आपका डेवलप की है। हम क्या करते हैं, जब इंग्लिश में एबीसीडी पढ़ते हैं तो उस एबीसीडी को हम जेड से कभी नहीं पढ़ते, हम उसको क्या करते हैं? एक सीरीज से स्टार्ट करते हैं, सीरियल से स्टार्ट करते हैं। तो ये सीरियल यहाँ पे पता होना चाहिए आप लोगों को कि सीरियल का मतलब है आपका मैनेज, आपका फॉर्म में व्यवस्थित तरीके से इन वर्णों को सुव्यवस्थित करना, इस वर्णमाला। अब इस वर्णमाला को अगर मैं देखूं तो भाई हमने कहा कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हैं ना। बच्चा एकदम पैदा होता है तो बोलना नहीं सीखता, तो इसका मतलब है जब ये आपका वर्णमाला स्टार्ट होगी, तो इस वर्णमाला के स्टार्ट होने में हम कई सारे भाषा विज्ञानियों की बात करेंगे, है ना, वर्णविदों की बात करेंगे, जिन्होंने जब वर्णमाला का डेवलपमेंट किया होगा तो उस वर्णमाला के डेवलपमेंट में इन्होंने टोटल जो वर्ण बताए उस टाइम पे, वो बताए 49। ठीक है, 49 यानी वर्णों की संख्या, अक्षरों की संख्या जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है आपका 49 इनिशियल फेज में, जब आपका वर्णमाला के डेवलपमेंट की बात आती है ना। तो अब ये जो वर्णमाला डेवलप हुई जिसमें ये 49 वर्ण थे, यानी ये अक्षर थे, ये सिंबल्स थे, इन 49 वर्णों को, अक्षर्स को, ठीक है, इन्होंने आपका क्या कर दिया? फिर कैटेगराइज कर दिया अलग अलग पार्ट में। ये 49 जो अक्षर हैं भैया, इस अक्षरों में हमारे पास वोवल्स हैं, हमारे पास आपका स्वर है, हमारे पास आपका क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे? हमारे पास यहाँ पे व्यंजन है, हमारे पास दो आपका संयुक्ताक्षर, तीन संयुक्ताक्षर भी आएंगे पहले, ठीक है, तीन संयुक्ताक्षर इनिशियल फेज में जब आपका वर्णमाला का डेवलपमेंट हुआ, और दो अयोगवाह, अंग अह का नाम सुना होगा तुमने, अंग और अह अयोगवाह में कंसिडर होते हैं। अब अयोगवाह क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, हम आगे डेफिनेशन में देखेंगे। लेकिन फिलहाल वर्णमाला में ध्यान रखना है कि देवनागरी की जो लिपि है, लिपि का मतलब होता है किसी भी आपका लैंग्वेज को लिखने का तरीका। जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश की लिपि क्या है? स्क्रिप्ट। जो भाई ये आपने एबीसीडी लिखा ना, अब मैंने लिखा माय नेम इज अमित, तो ये आपका स्क्रिप्ट कौन सी है हमारे पास? भाषा तो हमारे पास क्या हो गई? अंग्रेजी हो गई। लेकिन ये जो आपका ये हमारे पास क्या हो गए? वर्ड्स हो गए, इनको हम कहते हैं आपका रोमन स्क्रिप्ट। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं? हम हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, एक बहुत बड़ा मंदिर है हमारे पास, मंदिर बोले तो आपका गुरुद्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं? पोंटा में गुरुद्वारा कहते हैं ना, पोंटा साहब का गुरुद्वारा। वहां पे जाओ जरा, वहां पे आपका पंजाबी में बहुत कुछ लिखा होता है।
तो पंजाबी की स्क्रिप्ट ये थोड़ा ही एबीसीडी में थोड़ी लिखा होता है वहां पे, या ये थोड़ी है, उनकी अपनी स्क्रिप्ट है जिसको ये क्या कहते हैं, गुरुमुखी, यानी सिंबल्स जो होते हैं उसको लिपि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंग्रेजों की लिपि थी वो आपका क्या थी, वो थी आपका रोमन। हमारे पास जो लिपि आई वो आपका आई देवनागरी की। तो इस देवनागरी की लिपि में जो भाषा विज्ञानी थे, जो वर्ण विज्ञानी थे, उन वर्ण विज्ञानियों ने वर्णमाला का जब डेवलपमेंट किया तो उस डेवलपमेंट में उन्होंने इनिशियल फेज में टोटल 49 वर्णों के बारे में बात की, 49 अक्षरों के बारे में बात की, और इन अक्षरों को सब डिवाइड किया इन्होंने कई पार्ट्स में, जिनमें से 11 थे स्वर, ठीक है, 33 थे व्यंजन, 3 थे आपका संयुक्ताक्षर और 2 थे अयोगवाह, टोटल हो गए आपका 33। लेकिन मैंने कहा भाषा विज्ञानी और भी आए बाद में, और उन भाषा विज्ञानियों ने कहा ना जी वर्ण 3 और भी हैं। तो इन 3 वर्णों को अगर ऐड करते हैं, यानी आपका 49 में मैं प्लस आपका 3 करता हूं, तो टोटल कितना हो जाता है 52। और ये 52 वर्ण जो हैं, इन 52 वर्णों का मतलब है कि आज हम वर्णमाला की बात करते हैं तो इस वर्णमाला में जो टोटल आपका सिंबल्स निकल के आते हैं, अक्षर निकल के आते हैं, अल्फाबेट्स निकल के आते हैं, वो कितने निकल के आते हैं, 52 निकल के आते हैं। ये ध्यान रखोगे आप। ये तो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि वर्णमाला में, मूल वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी थी, मूल वर्णमाला में सिंबल्स का नंबर कितना था, कितने थे 49। लेकिन अगर उसने ये बोल दिया कि वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं, टोटल कितने आपका सिंबल्स हैं, तब आपका आंसर बदल जाएगा, तब कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर आते हैं तो भाई जो 52 आपका आए, यानी आपका प्लस क्या हो गया, आपका ये जो 3 49 में प्लस आपका 3 हुआ, किस +3 में, यानी 52 में ये जो 3 ऐड हुए, हमने ये तो नहीं कहा कि ये स्वर थे, मैंने ये भी नहीं कहा ये व्यंजन थे, मैंने ये भी नहीं कहा ये अयोगवाह है, मैंने ये भी नहीं कहा ये आपका क्या है, हमारे पास संयुक्ताक्षर है, यानी ये अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो आपका हमारे पास 3 नए वर्ण आए, इन 3 नए वर्णों में 2 तो आपके व्यंजन थे, 2 क्या थे, व्यंजन थे, और एक आपका जो लास्ट ऐड हुआ जिसको हम क्या कहते हैं श्र, ये क्या था, संयुक्ताक्षर था, यानी ये 2 अक्षरों से मिलकर आपका क्या है, एक अक्षर है। संयुक्त का मतलब है जुड़ना, क्या बोलते हैं हम इसको, श्र, श प्लस र, कौन सा श है कौन सा र है वो आगे देखेंगे। तो ये आपके 3 हमारे नए जो ऐड हुए, 52 जो आए आपका 49 के बाद, इसमें हमने कहा 2 जो ऐड हुए वो क्या थे, वो आपके हमारे पास व्यंजन थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हुआ, मैंने कहा एक और जो ऐड हुआ जो आपका श था वो क्या था, संयुक्ताक्षर था। अब ओवरऑल आपका जो हमने ऊपर पढ़ा, उस ऊपर की स्लाइड को हमने बेसिकली क्या कर दिया, यहां पर ले आया। हमने कहा वर्णमाला में आपका जो है, हमने 3 जो नए अक्षर जोड़े, ड ढ श्र, इन तीनों को मिला के अब कुल वर्णों की संख्या 52 हुई। और इन 52 के होने के बाद अब देखो स्वर तो नहीं ऐड हुए ना नए, स्वर तो 11 ही रहेंगे। व्यंजन आपके कितने हो गए, +2 हो गए, कितने हो गए 35। ठीक है, हमने कहा ये आपका संयुक्ताक्षर कितने थे, पहले 3 थे, हमने कहा एक और ऐड हो गया, कौन सा, श्र, तो श्र ऐड होने के बाद आपका संयुक्ताक्षर कितने हो गए, 4 हो गए, अयोगवाद हुई हैं। तो ये बेसिक जो स्लाइड है, स्लाइड से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तुम जिस पेपर के लिए बैठे हो यहाँ पर, उसमें 15 नंबर की केवल वर्णमाला है। ठीक है, तो ये समझ लो कि एक फ्री टिकट है तुम्हारे लिए एग्जाम में घुसने का, ठीक है, किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो इस वर्णमाला को पढ़ोगे और समझोगे। अब ये वर्णमाला में हमने जो वर्ण कहे, कितने कहे 49 मूल वर्णमाला में, वैसे हमने कहे 52। इनका क्लासिफिकेशन हमने जो पीछे आपका डिस्क्रिप्शन दिया, उस क्लासिफिकेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो। और इस क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले लिखा है वॉवल्स का नंबर, स्वरों का नंबर। हमने कहा वर्णमाला में आपका चाहे वो मूल वर्णमाला हो, ठीक है, या मूल वर्णमाला के बाद डेवलप हुई जो आगे की वर्णमाला हो, जिसमें हमारे पास 3 और नए वर्ड ऐड हुए, हम कुछ भी लें, स्वरों की संख्या तब भी 11 ही रहेगी। स्वर 11 ही हैं, कौन सा, ये वॉवल्स आपके 11 ही हैं। ठीक है, अब ये जो स्वर हैं, इन स्वरों को मैं कहता हूं कि इसमें आपका हम इनको फिर कैटेगराइज कर रहे हैं। जनरली आपका पार्ट 2 है, लेकिन एक और ऐड हो जाता है जिसमें और लंबा खींचते हैं हम लोग। तो जो स्वर हैं वो 3 तरह के होते हैं। इन स्वरों में पहला जो स्वर है जिसका नाम है लघु स्वर, ठीक है, इसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और इसको आपका एक और नाम देते हैं मूल स्वर, यानी इन्हीं स्वरों से मिलकर अन्य स्वरों का निर्माण भी हुआ होगा। तो यहाँ पे आपका हमारे पास लघु स्वर, ठीक है, या ह्रस्व स्वर, या फिर आपका मूल स्वरों का नंबर अगर देखें तो 4। अब आप बोलोगे सर ये लघु स्वर क्या हुए? लघु स्वर का मतलब है जिनको बोलने में कम समय लगता है। हम अ बोलते हैं, हम आ बोलते हैं, हम ई बोलते हैं, हम ई बोलते हैं। तो फर्क दिख रहा है? अ को बोलते हुए आपका 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, आ बोलोगे तो हमें क्या लगेगा, थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब है लघु स्वर वो स्वर होते हैं जिनको आपका प्रोनाउंसिएशन करने पर, जिनको बोलने में आपका ज्यादा समय लगता है, 1 यूनिट का समय लगता है लगभग,
और दीर्घ स्वर का मतलब है वो स्वर जिनको बोलने में हमें ज्यादा समय लगता है, यानी 2 यूनिट का समय लगता है, यानी लघु स्वर से ज्यादा का समय लगता है। और इनको तो आपका 2 जो आपका यूनिट होती है उससे भी ज्यादा, 2 इकाई जो होती है उससे भी ज्यादा का समय लगता है। मैंने कहा हे राम, ओ इधर आजा, है ना, किसी को बुला रहे हैं, तो यहाँ पे आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो टोटल आपका कितने हैं, 11 हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है कि लघु स्वरों का नंबर कितना है, वो पूछता है आपका हमारे पास दीर्घ स्वर कितने हैं, संधि स्वर भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये कितने हैं, ये आपका 7, 7 और 4 11 हो गए, ठीक है। ये तो आपका क्या हुआ, कुछ सेंटेंस को मिला के आपका हम इसको ओवरऑल कह देते हैं, तो इसमें आपको कोई नंबरिंग नहीं करनी है तुम लोगों को। नेक्स्ट पार्ट हमने कहा कि इसमें व्यंजन कितने, हमने कहा व्यंजन कितने थे, मूल वर्णमाला में व्यंजन थे 33, ये उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। मूल वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी थी, 33 थी। और अब आपका मैं कह रहा हूं कि बाद में जब आपका 3 नए अक्षर ऐड हुए तो 2 ड ढ आए, तो हमने 35 कह दिया, प्लस 2 हो गया, तो अब कुल वर्ण आपका कितने हो गए, आपका कॉन्सोनेंट्स यानी 35। अब इनको भी हम बांट रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में। मैंने कहा स्पर्शी व्यंजन है आपका 25, मैं आपको डिफाइन करूंगा इनको कि क्या है, कल मैंने बताया भी होगा। 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए, ठीक है। स्पर्श का मतलब होता है टच, है ना। हमारे माउथ में हमारे पास टीथ है अंदर, है ना, हमारे पास टंग है, उससे ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आपका जो माउथ है उसकी आपका बेसिकली रूफ भी है, उसकी छत भी है, तालू, है ना। तो यहाँ पे आपका टंग क्या कर रही है, जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो उस प्रोनाउंसिएशन में हमारी टंग माउथ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को टच कर रही है। कहीं किसी वर्ड को अक्षर को टच करने के बोलने के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, टीथ टच हो जाता है ना। किसी पे आपका हमारे पास क्या हो जाता है, रूफ टच हो जाती है। किसी में हमारी जो टंग है वो बैंड हो जा रही है, किसी में आपका टंग आपका जो है हाफ आपका जो है क्या हो रही है, बैंड हो रही है, किसमें कंप्लीट बैंड हो रही है। कभी बैंड होने के बाद साइड से साउंड क्या आ रही है, हवा आ रही है, एयर पास हो रही है, विंड पास हो रही है, उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन हो गए 25, ठीक है। मैंने आपको कल एक ऐसी आपका बताया था कि अगर आपको याद करना है तो ये 25 कैसे याद करें। मैंने कहा क चो ट ता प्यार, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, है ना। यानी एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5, 5, 5, 5 और 5। क ख च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, 5 पंजे 25, ठीक है। तो 25 हमारे पास क्या हो गए, स्पर्शी व्यंजन हो गए। अब इन स्पर्शी व्यंजनों के साथ हम आपका देख रहे हैं अंतस्थ व्यंजन, है ना। आपने नाम सुना होगा य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजनों के पार्ट है। टोटल अंतस्थ व्यंजन 4। और आगे आओ तो हम आपका ऊष्म या स्पर्शी व्यंजन की बात करते हैं। ऊष्मा यानी आपका हीट, है ना। बोलते हुए आपने देखा होगा कि जैसे क ख ग घ बोलते हैं हम लोग, है ना, या आपका मैं बोल दूं ह, हम बोलते हैं आपका श, हम कहेंगे आपका क्या श। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका क्या करना है, अगर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की बात करनी है तो ज्यादा सोचना नहीं है, हमारे पास नंबर याद होने चाहिए। पहला बेसिक क्वेश्चन तो ये आएगा कि कितने आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। संघर्ष का मतलब है आपका कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना, कुछ वर्ड्स को बोलते हुए स्ट्रगल करना पड़ता है हम लोगों को, आसानी से हम बोल नहीं पाते, है ना। तो यहाँ पे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हमारे पास 4 हैं, यानी जिनको बोलते हुए हमारे मुंह से सबसे ज्यादा गर्म हवा बाहर निकलेगी। हवा ठंडी निकलती है, गर्म निकलती है मुंह से, टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 के आसपास होता है, तो गर्म हवा ही निकलती है, विंड। तो यहाँ पे हमारी बॉडी से मतलब जब हम क्या करेंगे, ये प्रोनाउंसिएशन करेंगे किसका, ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों का, इन चारों का, तो यहाँ से गर्म हवा ज्यादा निकलेगी, या हमें स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे हमें इनको, ठीक है। तो श, ठीक है, जो है हमारे पास। उसके बाद उच्छिप्त व्यंजन आपका हमारे पास, जिनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, ये बाद में ऐड हुए। ड ढ याद किए थे ना हमने लास्ट में जो ऐड हुए थे, तो ड और ढ जो बाद में ऐड हुए वो उच्छिप्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, आगे की परिभाषा है, लेकिन फिलहाल आपको ये चार्ट याद करना है। अयोग वाह अंग अह 2 होते हैं, और लास्ट में हमारे पास संयुक्ताक्षर की बात करें तो मैंने कहा इनिशियल फेज में मूल वर्णमाला में 3 संयुक्ताक्षर थे, और बाद में हमारे पास 1 ऐड होने के बाद टोटल कुल आपका संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी हो गई, आपका 4 हो गई, अक्ष, त्र, ज्ञ और श। ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसी डिस्कशन के बाद हम आते हैं अब आपका स्वरों पे, है ना। तो स्वरों की अगर मैं बात करता हूं तो अब स्वर अगर मैं बोलूं, है ना, मैं बोलता हूं अ, तो क्या स्वर को बोलने के लिए मेरे को किसी आपका व्यंजन को लाना पड़ा, यहाँ पे नहीं लाना पड़ा ना। यानी स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और इस इंडिपेंडेंस में आपका स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसीलिए लिखा है यहां पर कि वर्ण जो बिना किसी आपका कि दूसरे वर्ण की सहायता से आपका क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। अ को बोलने के लिए हमें आपका कहीं
क नहीं लाना पड़ता, लेकिन क को बोलने के लिए हमें अ को लाना पड़ेगा, यानी व्यंजन को लाना पड़ेगा। क है ना, तो क को अगर मैं बोल रहा हूं तो क का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क अ आता है ना, तो इसका मतलब है व्यंजन होंगे जिनके लिए आपका स्वर कंपलसरी है। स्वरों के लिए व्यंजन नहीं है कंपलसरी, स्वर आपका इंडिपेंडेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए स्वर ही ऐड होगा। तो यहाँ पे वर्ण जो बिना किसी आपका अक्षर के, बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से स्वतंत्र रूप से प्रोनाउंसिएट होते हैं, उच्चारित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आपका स्वर कहते हैं। एक डेफिनेशन। अब भाई अगर ये स्वर ना होते तो क्या व्यंजनों को बोल पाते हम? अब क बोलना है तो क को क्या बोलते फिर? अ तो हटाना ही पड़ेगा मुझे, और अगर अ हटा दिया तो वो आपका पूरी तरह से आपका व्यंजन कहां बना फिर? तो इसका मतलब क्या है कि स्वर वो हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, और स्वर वो हैं जो व्यंजनों के प्रोनाउंसिएशन में, व्यंजनों के उच्चारण में भी आपका क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। यानी स्वरों के बिना व्यंजन अधूरा है ना। अब ये अब हमने कहा कि स्वर कितने हैं, आपका 11 है। अभी जो 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों में आपका आप देख लो, हमारे पास सारे के सारे स्वर लिखे हैं, अ आ ई उ उ, ठीक है, री ए ऐ ओ औ, हो गए 11। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। ये 11 जो स्वर हैं, इन 11 स्वरों में आपको दिख रहा होगा इस स्लाइड में कुछ मैंने रेड किए हुए हैं। तो रेड का मतलब आपका क्या हो गया, मैंने कहा था कि स्वर को भी हमने क्या किया, सब क्लासिफाई किया अलग अलग पार्ट में। तो स्वरों को अगर मैंने अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया तो इसका मतलब है, मैंने कहा था पहले पार्ट में कि स्वरों का जो पहला क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन में 4 हमारे पास मूल स्वर हैं, जिनको हम ह्रस्व स्वर भी कह रहे थे, जिसको हम लघु स्वर भी कह रहे थे। तो ये 4 आपके यही हैं, अ ई उ और री। ये हमारे पास कौन से स्वर है, ये हमारे पास आपका लघु स्वर है। इनको बोलने में कम समय लगता है, इनको बोलने में आपका 1 यूनिट से कम, 1 यूनिट का समय लगता है, लगभग 1 सेकंड का समय लगता है। लेकिन अदर जो है आपके, जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं, आ ई उ, ठीक है, री ए ऐ ओ, ये हमारे पास क्या है, दीर्घ स्वर है। क्योंकि खुद आपका प्रोनाउंसिएट करके देख लो कि किस में कम समय लग रहा है, किस में ज्यादा समय लग रहा है। यानी सबसे पहले आपका जो आए अ ई उ और री आए, ये हमारे पास स्वर हो गए। नेक्स्ट स्लाइड आपका देखते हैं हम स्वरों के भेदों के बारे में। भाई स्वर हमने 11 बताया ना, तो इन 11 को क्लासिफाई तो करना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं। हमने कहा हमारे पास टोटल 11 हैं। अब इन 11 में से आपका जो है हमने क्या करना है, इनको फिर 4 और 7 में डिवाइड करना है। तो इस 4 और 7 में डिवाइड करने के लिए मैंने पहला लिया, ठीक है, मैंने कहा ये समय के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम ही तो काम है ना, यूनिट 1 यूनिट का समय लगता है। तो अगर स्वरों का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो उच्चारण समय के स्थान के बेस पे अगर देखें, टाइम के बेस पे अगर मैं देखूं, तो हम स्वरों को आपका कितने पार्ट में डिवाइड करें, 3 पार्ट में डिवाइड करें। पहला ह्रस्व स्वर, जिसको मूल स्वर, जिसको मैंने लघु स्वर कहा, मैंने कहा टोटल कितने, 4 हैं। ये आपका अ ई उ और री हो गए। ये कंफ्यूज मत होना है इसमें, यहाँ पे इस पे बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इस पे खत्म, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा ये क्या है, ये मूल स्वर है। पहला हम तो यही कहा कि ये आपका मूल स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है, ये लघु स्वर है। दूसरी कंडीशन, अब ये जो स्वर है, इस स्वरों को बोलने में आपका क्या लगता है, मैंने कहा 1 यूनिट तक का समय लगता है, लगभग 1 सेकंड लगता है। इसीलिए लिखा है इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। यानी लगभग 1 इकाई का मतलब है, 1 यूनिट का मतलब है 1 सेकंड के आसपास का आपका टाइम लगता है, जैसे अ ई उ और री बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ स्वर, संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई 7, ठीक है। तो आपका टोटल 11 में से जब 4 हमारे फिल्टर हो गए, तो बचे हुए जो आपके क्या होंगे, वो आपका हमारे पास संधि स्वर ही होंगे। अभी जो संधि स्वर हैं, इन संधि स्वरों में आपका हम कंपेयर करेंगे ह्रस्व स्वर के साथ, मूल स्वर के साथ। तो मूल स्वरों के कंपैरिजन में इनको बोलने में हमें अधिक समय लगेगा। इनको बोलने में आपका लगभग 2 यूनिट का समय लगेगा, 2 इकाई का समय लगेगा, लगभग 2 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है एक बात, ठीक है, दोगुना समय लगता है। और तीसरी बात आपका जो दिख रही है, 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। अब एक बात बताओ, सपोज ये आ है, तो यह आ अपने आप थोड़ी आ गया, इसमें अ प्लस अ तो रहा होगा। भाई 2 स्वर मिले तभी तो आपका बड़ा स्वर मिलेगा ना। तो यहां पे आपका ये जो आपके 11 के ये 7 के 7 आपके स्वर हैं हमारे पास, इन स्वरों को आपका क्या करने के लिए, बनाने के लिए किसी दूसरे स्वर की सहायता ली गई, और वो भी आपका क्या है, वो भी सेम स्वर होगा। अब ये नहीं है कि अ प्लस ई कर दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, हमने कहा कि जो दीर्घ स्वर हैं, संधि स्वर हैं, वो बेसिकली 2 स्वरों से निर्मित है। सजातीय स्वर, सजातीय का मतलब है एक ही जाति के, अ ई उ री री,
है ना। तो यहाँ पे ये स्वर आपका संधि स्वर भी तो हो गया। संधि जब करते हो और मैं कहूँ आपका सत्येंद्र, ठीक है, मैं कहूँ आपका महादेव, है ना, मैं आपका किसी का भी नाम ले लूं, उसकी आपका क्या कर दूं, उसके नाम को तोड़ दूं, तो संधि, संधि को तोड़ने के लिए आपका बेसिकली अगर मैं देखूं तो यही यूज किए जाते हैं दीर्घ स्वर, तो इसीलिए संधि स्वर भी कहते हैं इनको। ठीक है, टोटल मैंने कहा कितना है आपका 7 है, और इनको बोलने में आपका अधिक समय लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो पार्ट निकल के आता है बताऊं, वो आपका प्लूत है, प्लूत स्वर कहते हैं इसको। और प्लूत स्वर की अगर मैं बात करता हूं तो जनरली हिंदी में हम 2 ही स्वर पढ़ते हैं, ठीक है, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। संस्कृत में आपका प्लूत स्वर को हम आपका बेसिकली आपका तीसरा भेद मान लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर संस्कृत के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो स्वरों के प्रकार 3 होंगे। क्यों? क्योंकि प्लूत जो स्वर है वो संस्कृत के स्वरों का भेद निकल के आता है, और इस भेद में हम कह रहे हैं कि हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता। जब संस्कृत में हो रहा है तो हिंदी में नहीं होगा, ठीक है। और इन स्वरों में आपका दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है उच्चारण में। भाई यहाँ पे 1 यूनिट लगा, मैंने कहा यहाँ पे 2 यूनिट लगेगा, यहाँ से इससे ज्यादा यूनिट लगेगा। राम बोलते हो तो आई ना रहा, आ रहा ना राम में, राम, है ना। तो ये आप देख लो, ओम बोलते हैं हम लोग तो 1 यूनिट का समय नहीं लग रहा, 2 यूनिट का समय लगा, उससे भी ज्यादा समय लगा। किसी को बुलाने में आपका हमें ज्यादा समय लगता है। ओ आजा बोलते हैं ना, तो ओ को बहुत लंबा खींच देते हैं हम लोग। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्लूत स्वर आपका संस्कृत का क्लासिफिकेशन है, हिंदी के क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं होता है। ये पहला पार्ट है हमारे पास स्वरों का, ठीक है। अब यहां से आओ आगे, ठीक है। इस स्वर के बाद आपका बेसिकली, क्योंकि देखो हमने आपका किसके बेस पे किया, समय के बेस पे किया, लेकिन समय की बात थोड़ी होती है। क्लासिफिकेशन तो अदर तरीके से भी हो सकता है। जैसे दूसरा क्लासिफिकेशन लिखा, तो मैं बाद में बताऊंगा, है ना। यहां पे लिखा आपका टंग के आपका यूज के बेस पे। पहला किसके बेस पे था, टाइम के बेस पे। दूसरा टंग के आपका बेस पे। तो टंग की अगर मैं बात करता हूं तो एक बात बताओ, अगर 11 के 11 स्वर हैं तो इन 11 स्वरों को बोलते हुए अब अ बोलते हो, ई बोलते हो, ऊ बोलते हो, तो अपनी जो टंग है ना, हमारी जो हमारी जीव है, इसको बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये अलग अलग पार्ट को टच करती है ना। जैसे अग्र स्वर, पश्च स्वर आपका जो है, और मध्य स्वर। तो यहाँ पे टंग का रोटेशन देखना है हम लोगों को कि टंग आपका जो है आगे की तरफ है, बीच की तरफ है, या बीच में, किस पे जोर पड़ रहा है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को मैं एक साथ नहीं लाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक साथ पढ़ाता हूं तो तुम लोग कंफ्यूज जाओगे। मैं आपका सीधा आ रहा हूं कहां पर, नेक्स्ट स्लाइड में, और ये स्लाइड हमारे पास है व्यंजनों की। पहले मैं स्वर व्यंजन और अयोग वाव वगैरह जो होते हैं, मैं वो आपको वो बताऊंगा। हमने कहा स्वर तो हमने पढ़ लिए, स्वर आपका स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। स्वरों को आपका क्या करने के लिए, प्रोनाउंशिएट करने के लिए हमें व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन व्यंजनों को आपका क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। यानी व्यंजन स्वरों के बिना अधूरा है। जैसे ढोल दमाऊ हम पढ़ते हैं ना, कि ढोल के बिना दमाऊ अधूरा है, दमाऊ के बिना ढोल अधूरा है। उसी तरह से व्यंजन की अगर मैं बात करता हूं तो व्यंजन आपके यानी कॉन्सोनेंट्स आपके वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से आपका प्रोनाउंशिएट किए जाते हैं। तो स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। स्वरों की सहायता से क्या होने वाले, उच्चारित होने वाले आपका वर्णों को क्या कहा जाता है, यहां पर व्यंजन कहा जाता है। मैंने कहा टोटल है 33 किसमें, मूल वर्णमाला में। और इस मूल वर्णमाला में जब 33 हैं तो इन 33 में आपका मैंने कहा कि बाद में आपका जब हमारे पास क्या है, वर्ण विज्ञानी आए तो उन्होंने 3 नए शब्द जोड़े, ड ढ श्र, ठीक है। और ये आपके क्या हो गए, ये आपके 2 और 3 और हो गए, तो टोटल 52 वर्ण हो गए, जिनमें से आपका हमारे पास 2 क्या थे, ये थे स्वर व्यंजन, और ये व्यंजन आपका 35 हो गए, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आपका बहुत सिंपलेस्ट है यहाँ पर। लेकिन इस डेफिनेशन के बाद आपका जो चार्ट मैंने पहले दिखाया था आपको, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला, क्योंकि हमें व्यंजन देखने हैं, ठीक है। अब इन व्यंजनों को देखते हुए अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक ओवरऑल स्लाइड है व्यंजनों की। और इन व्यंजनों को हमने कहा था कि स्पर्शी व्यंजन है मेरे पास, ठीक है। मैंने कहा था आपका स्पर्शी व्यंजन के साथ हमारे पास क्या है यहाँ पर, मैंने कहा स्पर्शी व्यंजन के साथ आपका अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। मैंने कहा हमारे पास क्या है यहाँ पर, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है, और एक हमारे पास उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन है। ये व्यंजन क्या होते हैं, है ना। बोलना तो आसान है कि भाई ठीक है, मैंने कहा स्पर्शी व्यंजन है, लेकिन स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, ये पूछ लेगा अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये पूछ लेगा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं। और जब इसको पढ़ोगे ना आप इस वाले को, तो इसको अंतस्थ व्यंजन को फिर सब क्लासिफाई करते हैं, इन चारों को फिर हम कैटेगराइज करते हैं। वो कैटेगरी क्या है, तो सबसे पहले हमने कहा स्पर्शी व्यंजन। टोटल स्पर्शी व्यंजन कितने बताया मैंने, 25। मैंने कहा वर्णमाला के 5 आपके क्या है, हमारे पास चरण है ना। एक्चुअली वर्ग कहते हैं इनको, और ये वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कचोटता प्यार, भाई जब हम क्या पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं, तो
अ आ इ ई उ ऊ, ठीक है, जो स्वर हैं उनको बोलने के बाद अयो वा को बोलने के बाद यही तो पहुंचते हैं, ठीक है। तो क के बाद आपका च वर्ग आता है, च के बाद ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यही वर्ग आते हैं। तो ये तो बाकी आपका अदर आपका कैटेगरी के व्यंजन हो गए हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल फेज में जो कितने वर्ग हैं हमारे पास, 5, और हर वर्ग में कितने नंबर होते हैं, 5। तो 5, एक सेकंड ना, देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही है, ठीक है। अब यहां से देखो इसमें कितने हैं, मैंने कहा 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, टोटल अगर ऐड करते हो तो 25 ही आएंगे, ठीक है। 5 इंटू 5, 5 5 या 25, 25 आपके स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका हमने अंतस्थ व्यंजन बताया, ये आपका 4 है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने उसमें संघर्षी व्यंजन बताया, आपका 4 है। और ड ढ श आपका ये क्या होगा, ये हमारे पास हो गए उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन। यहां से सबसे पहले डेफिनेशन इसकी पकड़ेंगे, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की अगर मैं बात करते हैं तो ध्यान रखना है, सारी जो आपका डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपका उसी वर्ड में छिपी होती है जो हम यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा स्पर्श, ठीक है, स्पर्श का मतलब है आपका टच करना, स्पर्श का मतलब है छूना। अब किसको छूना, भाई अगर हम वर्णों को बोल रहे हैं, अक्षरों को बोल रहे हैं, सिंबल्स को बोल रहे हैं, तो भाई हमारा माउथ ही तो टच करेगा ना। और माउथ में हमारे पास क्या है, आपका हमारे पास टंग है। कोई बच्चा क्लियर नहीं बोल पाता, क्यों नहीं बोल पाता, क्यों, क्योंकि उसके टीथ डेवलप नहीं होते हैं, उसकी लंग आपका डेवलपिंग, टंग जो होती है वो डेवलपिंग फेज में होती है। तो यहाँ पे अगर मैं स्पर्शी व्यंजन की बात करता हूँ तो सबसे पहला हमें वर्ड पकड़ना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्श। स्पर्श का मतलब है, ठीक है, टू टच, ठीक है, या स्पर्श करना या छूना किसी चीज को। अब छूना है तभी साउंड आएगी, तो इस साउंड में आपका हमने माउथ की बात की, हमने किसकी बात की, अपने आपका मुंह की बात की। और इस माउथ में मैंने कहा हमारे पास क्या है, जिह्वा है, यानी आपका हमारी टंग है। अब ये जो जिह्वा है, ये जो टंग है, इस टंग ने आपका माउथ के अंदर हमारे पास कई सारे आपके क्या है, आपका पार्ट्स है। भाई यहां तक आप देखते हो तो हमारे पास बेसिकली हमारा थ्रोट हो गया, है ना। तो थ्रोट पे आपका जोर पड़ता है, क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका तालु, ठीक है, ये आपका रूफ जो है ऊपर, हमारे टीथ के ऊपर से मुंह के अंदर, ठीक है। मूर्धा सेंट्रल पार्ट, ठीक है। दंत यानी आपका टीथ, ओष्ठ यानी आपका जो आपका लिप्स होते हैं। तो इन पे आपका बेसिकली जोर पड़ेगा, कहीं पे आपका हमारे पास थ्रोट पे जोर पड़ेगा, कहीं पे आपका तालु पे जोर पड़ेगा, कहीं पे सेंट्रल पार्ट पे मूर्धा पे जोर पड़ेगा, कहीं आपका टीथ पे जोर पड़ेगा। त बोलते हो, तो त बोलते हुए आपने देखा होगा कि त बोलते हुए हमारी जो टंग है वो किसको टच कर रही है, वो टीथ को टच करने का काम कर रही है। ओम बोलते हो, बोलते हो ओम, है ना, तो सर्कुलर हो जाता है ना माउथ, ठीक है। तो यहां पे आपका मैं कहूं तो यहां पे आपका ओष्ठ जैसा है, ठीक है। दंत्य हो गया, जिस पार्ट को टच करेगा उसके बेस पे क्लासिफिकेशन होगा। तो स्पर्श आपका जो है ये तो हम बाद में अलग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने स्पर्शी की बात की है। तो अब स्पर्श में ये नहीं बोल रहा हूं कि किसको टच करें, स्पर्शी का मतलब है टच करना। हमने कहा इतने पार्ट को टच कर रहा है, इस क्लासिफिकेशन को सब क्लासिफाई करेंगे हम बाद में, लेकिन फिलहाल हमने कहा कि स्पर्श होते हैं 25, है ना। और स्पर्शी व्यंजन अगर 25 हैं तो इसमें आपका मैंने कहा कौन कौन से वर्गीय व्यंजन, हाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि जो स्पर्शी व्यंजन है मैंने कहा 25 है, तो मैंने कहा कितने वर्ग होते हैं, कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन्हीं वर्गों को बेसिकली हम क्या कहते हैं, आपका जो है वर्गीय व्यंजन भी कह देते हैं, क्योंकि मैंने कहा 5 वर्ग होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि 5 वर्गों से निकल के आए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग से निकल के आए, ठीक है। उदित व्यंजन भी कहते हैं। भाई टंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को टच करेंगे तो आपका बेसिकली साउंड भी तो डिफरेंट डिफरेंट ही प्रोड्यूस होगी, है ना। तो यहां पर ये उदित व्यंजन के आपका पार्ट भी है, मतलब ये क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न बदल रहे हैं, वो बार बार नहीं पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श हो सकता है कोई इस बार ये पूछते वर्गीय व्यंजन कौन से, वर्गीय व्यंजन कितने होंगे। तो जिसने स्पर्शी व्यंजन पढ़े हो इससे पता चला कि उसको पता ही नहीं है वर्ग और स्पर्शी एक ही होते हैं, ठीक है। या फिर आपका उदित व्यंजन भी आपका वही होते हैं। तो मैंने कहा टंग के जीवा के अलग अलग आपका जो है क्या उच्चारण स्थान, यानी आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को टच करने पर आपका साउंड प्रोड्यूस होना, यानी आपका उनकी वाइब्रेशन जो होगी, उस वाइब्रेशन के बाद टच के बाद वाइब्रेट होगा, उस वाइब्रेशन के बाद जो साउंड होगी उन्हीं को हम उदित व्यंजन भी कहेंगे। तो स्पर्शी व्यंजन इज इक्वल टू वर्गीय व्यंजन इज इक्वल टू उदित व्यंजन। अब यहां पे देखो हमने कहा आपका क वर्ग है, क वर्ग में कितने वर्ण है, 5, है ना। क ख ग घ ड़ 5, ठीक है। च वर्ग में च छ ज झ ण। नेक्स्ट आपका त वर्ग में क चो ट, ठीक है। ट ठ ड ढ न, ठीक है। त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। ये टोटल हो गए 25। और इन्हीं 25 को हमने क्या करना है आपका यहाँ पर
ऐड करने में। 25 पे ही पूछता है वो, बाकी 2 है तो 2 भी आएंगे इसमें, लेकिन उनको साइड रखेंगे क्योंकि द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन में आते हैं एग्जाम्पल, राइट। तो ये आपका हमारे पास इस क्लासिफिकेशन को समझना है आपको। अब देखो यहाँ पे इस स्पर्शी व्यंजन में सबसे पहला जो आपका पार्ट है, हमें स्पर्शी व्यंजन बोला ना हमने, अब इस स्पर्शी व्यंजन को फिर सब क्लासिफाई कर रहा हूं मैं आगे जाके, है ना। तो यहाँ पे, यहाँ हो पहले एक सेकंड ना, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, है ना, उसके बाद हम फिर आगे आते हैं। अब आओ यहाँ अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो अंतस्थ, मैंने कहा संधि विच्छेद भी पढ़ना है तुम लोगों को भी आगे जाके। तो अंतस्थ व्यंजन में सबसे पहले आपका हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, और तोड़ने के बाद अंत प्लस अस्त, ठीक है, तो ये होगा आपका अंत का मतलब होता है आपका अंदर यानी भीतर या लास्ट, ठीक है, और आपका मध्य। तो अब डेफिनेटली आपका अंतस्थ व्यंजन आपका वो पार्ट होने वाला है जहां पर हम कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सेंट्रल पार्ट में रहती है आपका टंग। एक तो टच करना हो गया और एक होगा आपका क्या करना, मैंने कहा सेंट्रल पार्ट में रहना। अब सेंट्रल पार्ट में अंतस्थ व्यंजन की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल मैंने 4 व्यंजन बताया आपको, ये है य र ल व। तो अब आपका य र ल व अगर बोलते हो तो आपकी टंग देखो आपका कहां जा रही है, ठीक है, य सेंटर में है, र सेंटर में है, ल और व सेंटर में है, ठीक है। तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन का मतलब है जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारी जो टंग है यानी हमारी जो जीवा है, हमारी जो जीभ है, वो आपका कहां पे रहती है, सेंट्रल पार्ट में रहती है, माउथ के मुंह के मध्य भाग में रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इस अंतस्थ व्यंजन में आपका हमने कहा कि जो आपका क्या रही है, ये श्वास यानी आपका जो हमारे पास क्या है, ये हवा जो आ रही है, जो विंड आ रही है, ये विंड आपका अन्य व्यंजनों की अपेक्षा कम होती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम व्यंजनों को क्लासिफाई करते हैं तो व्यंजनों के क्लासिफिकेशन में मैंने एक लाइन बोली थी कि वे आपके अक्षर जिनको प्रोनाउंशिएट करने में, जिनका उच्चारण करने में हमें स्वरों से ज्यादा समय लगता है, उनको व्यंजन कहते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप हमारे पास अंतस्थ व्यंजन 4 व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको हम बेसिकली स्वरों और व्यंजनों की कैटेगरी के बीच में रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अन्य व्यंजनों के कंपैरिजन में इनको आपका प्रोनाउंशिएट करने पे, उच्चारण करने में कम समय लगता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास य र ल व अंतस्थ व्यंजन, टंग का आपका सेंट्रल पार्ट में होना, है ना, मतलब मुंह के बीच में कहीं ना कहीं घूमेगी हमारी टंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अल्फाबेट्स हैं, इन अल्फाबेटों को बेसिकली मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर 4 आपका में कैटेगरी कर रखी है। इन 4 में से 2 के कलर आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, है ना, और बाकी के 2 के कलर अलग अलग दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस कैटेगरी में इसको और इसको अगर मैं लेता हूं तो ये आपका लगभग सिमिलर दिखेंगे हम लोग। ये तो मैंने सीरीज में लिख दिए, वर्णमाला में इसी में य र ल वही तो आता है सीरीज में। तो मैंने कहा अंतस्थ व्यंजन जो जीवा के भिन्न भिन्न पार्टों को टच कर रहे हैं, मतलब माउथ के भिन्न भिन्न जीवा का मतलब, ये अंतस्थ व्यंजन का मतलब जीवा आपका हमारे माउथ के अंदर क्या कर रही है, सेंट्रल पार्ट में रह रही है। तो इस पार्ट में हमने कहा ये जो 4 व्यंजन है य र ल व, इनको फिर सब कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग। यानी य र ल व का जो सब कैटेगराइजेशन है वो कैटेगराइजेशन क्या हो सकता है, मैंने कहा य और व बेसिकली आपका जो है दोनों का कलर एक है। इन दोनों के कलर को एक होने का मतलब है जैसे अ बोलोगी और उसके बाद य और व बोलोगी तो आपको क्या फर्क दिख रहा है, या फिर आपका कंपेयर कर लो, अ बोलो और अ के बाद र बोलो, क्या फर्क दिख रहा है। हाँ ठीक है, और अच्छा एक चीज बताओ, जैसे य बोला और अ बोला तो आपको लग रहा है कि दोनों को बोलने में आपका बड़ी स्मूथली हम बोल पा रहे हैं। अच्छा यार, प्रोनाउंसिएशन में भी आपका ज्यादा फर्क, य और व, य और अ, है ना। तो ये य और व इसलिए आपका यहाँ पे एक कलर में लिखे गए हैं, क्यों, क्योंकि य और व को जब आप पढ़ते हो ना तो इनको बोलते हुए हमें उसकी उतनी ही सुविधा होती है जैसे हम आपका स्वरों को बोलने में देख रहे हैं। भाई य और अ, व और अ, तो इसका मतलब है ये जो आपका हमारे पास य और व है जो कि अंतस्थ व्यंजन है, ये वो व्यंजन है जिनको स्वरों की तरह प्रोनाउंशिएट किया जा सकता है, उनका उच्चारण स्वरों की ही तरह दिखाई देता है, ठीक है। और इसी वजह से इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिमिलरिटी के साथ बोल रहे हैं। क्या आप इसको र को बोल सकते हो ऐसे ही, र को बोलते हुए तुम देख रहे हो वाइब्रेशन हो रही है ना, र वाइब्रेट कर रही है, खुश हो रही हो लड़की, है ना, वाइब्रेट कराओ उसको, है ना, जैसे सांप भी दिखाता है ना अपनी जीभ तो हिलाता है ना, तो वो र ही बोलता है, ठीक है। तो ये आपका र जो है वाइब्रेशन हो रहा है। ल, तो ल में क्या हो रहा है, टंग आपकी मूव कर रही है, बेंड कर रही है, और बेंड करने के बाद ल जब बोल रहे हैं तो बेंड करने के बाद आप देखो साउंड जो होती है वो आपका किनारों से निकलती है, एजेस से निकलती है, ठीक है, जिनको कहते हैं पार्श्व,
ठीक है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन होता है इनका। तो यहाँ पे अगर मैं और ल, ठीक है, अभी दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ये आओ, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। ल जब बोल रहे हो तो देखो ना कि साउंड ल बैंड हो रही है, और बैंड होने के बाद ल जो ऐसा बन रहा है, यहां से आ रही है साउंड और यहां से आ रही है, विंड यहां से तो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सर इसको क्या करें हम, जो ये आपके हमारे पास अंतस व्यंजन है, इन अंतस व्यंजनों को फिर सब कैटेगराइज कर दो, और इस सब कैटेगरी में हम क्या कह रहे हैं, अब अंतस व्यंजनों में य र ल व को हम जब कैटेगराइज कर रहे हैं, तो इस कैटेगरी में हम कह रहे हैं कि हम इनको आपका अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने कहा अर्धस्वर या संघर्षहीन वर्ण, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आपका लुंठित या प्रकंपित, है ना, इंग्लिश वालों को ज्यादा दिक्कत आएगी यहां पढ़ने में। और एक है पार्श्विक वर्ण। तो सबसे पहले अर्धस्वर या आपका क्या है, संघर्षहीन। एक बात बताओ, कितना संघर्ष किया तुमने अ को बोलने में, आ को बोलने में, व को बोलने में, या य को बोलने में? यहाँ पे हमने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, बिना एफर्ट के काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अर्धस्वर का मतलब है जिनको बोलने में आपका ज्यादा क्या नहीं होती है, यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होती है। जिनको बोलने में आपका ज्यादा वाइब्रेशन न होने के बाद आपका वो जनरली आपका स्वरों की तरह ही प्रोनाउंसिएट होते हैं, स्वरों की तरह ही आपका उच्चारित होते हैं। इसी कारण इन आपका अंतस व्यंजनों में से दो व्यंजनों को, जिसमें य और व हैं, वो आपका अर्ध स्वरों की श्रेणी में या संघर्षहीन वर्णों की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि हवा भी ज्यादा नहीं आ रही, एयर भी ज्यादा नहीं आ रही है, वाइब्रेशन भी ज्यादा नहीं हो रही है। तो य और व बेसिकली अर्धस्वर या संघर्षहीन वर्ण है। नेक्स्ट आते हैं आपका लुंठित या प्रकंपित। र बोलते हैं तो र बोलने पे हमारी पास जो टंग है हमारे पास वाइब्रेट करती है, और इस वाइब्रेशन की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, आपका प्रकंपित। प्रकंपित का मतलब कांपना ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकंपित, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि उच्चारण के बाद जीवा आपका प्राय मुख के मध्य भाग में, र सेंटर में ही आ रही है, ठीक है। और इसके बाद झटके के साथ र, और फिर एकदम बोलने के बाद सीधी भी तो हो जाती है। तो ये आपका जो है कहीं ना कहीं क्या हो गया, र आपका लुंठित या प्रकंपित व्यंजन की श्रेणी में आ गया। लास्ट आपका हमारे पास है पार्श्विक वर्ण। ल जब बोलते हो तो ल बोलते हो आपने देखा होगा कि ल आपका जो है बैंड हो रही है हमारी पूरी आपका टंग, और जब हम ल बोल रहे हैं तो उस ल के बाद आपका पार्श्व यानी किनारे, यानी आपका जो साइड्स होती हैं लेफ्ट और राइट, वहां से आपका एयर पास होती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ल वर्ण के उच्चारण में जिह्वा के अगले हिस्से के प्राय मुख के मध्य भाग में आने से एक या दोनों ओर यानी किनारे जो होते हैं, ठीक है, साइड्स जो होती हैं, वहां से आपका बेसिकली क्या है, गैप बनता है। उसकी वजह से आपका दोनों आपका किनारों से क्या है, हवा निकलती है, विंड आपका जो इस तरफ जाती है, ल ये वाले साइड्स लेफ्ट और राइट। तो ये आपका हमारे पास हो गया पार्श्विक वर्ण। पार्श्व का मतलब क्या होता है, किनारा। तो यहां से अब क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, पहले आपके डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सा अंतस्थ है, लेकिन यहाँ पे अगर यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं और गड़बड़ कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर आपका गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, मैंने कहा कितने आपके जो है हमारे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। 49 वर्ण है हमारे पास, 52 टोटल, ठीक है। और इनमें से अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर इनमें से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तब अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो तब तो तुम्हारा बेकार ही है पढ़ना, ठीक है। तो वर्णमाला को थोड़ा सा फोकस करोगे, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।